मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। मनीगाछी सकरी रेलवे जंक्शन स्थित रेलवे क्वार्टर में बंद पूर्व सकरी स्टेशन अधीक्षक राजदेव पासवान के आवास पर ताला तोड़कर चोरों ने जेवरात सहित लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया है। तत्काल इसकी जानकारी राजदेव पासवान के द्वारा मनीगाछी थाना को दिया गया है। उन्होंने बताया कि आज शुक्रवार को अहले सुबह दिल्ली से 100 परिवार लौटने के बाद जब डेरा गए तो नजारा देख भौचक रह गए। इसकी जानकारी मनीगाछी थाना को दिया गया है। यूनेस्को क्लब के द्वारा शुक्रवार को सीएम महाविद्यालय प्रेस दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यूनेस्को क्लब के प्रेसिडेंट विनोद पंसारी, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद सहित क्लब के कई सदस्य मौजूद थे। पत्रकारिता का उद्देश्य सच्ची घटना, इसके बावजूद यह आशा महात्मा गांधी के अनुसार रूसों ने स्वतंत्रता के संबंध में कहा था कि व्यक्ति तो स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों से टकरा पाता है, और ये सारी कुछ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी शामिल होती हैं। ऐसी बातें नहीं होती है कि हमें कोई खबर मिल गई उसको पत्रकारगण छाप देते हैं, उसको पहले एनालिसिस करते हैं हर एक दृष्टिकोण से और फिर उसको देते हैं। एक अतीत की एक दुर्घटना है कि जब फर्स्ट बार दीप बंगाल गजट इंडिया में छप रहा था तो उसके संपादक महोदय ने तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की पत्नी के खिलाफ कुछ लिखा। उसके जुर्म में उन्होंने उनको हम लोग जानेंगे कि समाज में मीडिया की भूमिका क्या है। मीडिया संचार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम समाज में घटित हो रही किसी भी घटना की, किसी भी प्रकार की जानकारी, शिक्षा एवं किसी भी प्रकार के विज्ञापन के प्रसार को बहुत ही जल्दी और सहजता से समाज के एक दूसरे व्यक्ति के आसपास तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि भारत की आज़ादी के लिए चलाए जा रहे आंदोलनों को सफल बनाने के लिए, इससे लोगों को जोड़ने के लिए अनेक प्रकार की प्रिंट मीडिया का सहारा लेकर कई समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं का संपादन किया जा रहा था। उत्साह का नाम और मीडिया अर्थात नई सोच का नाम। मीडिया के कारण ही आज हमारे समाज में अभी कुछ दिनों पहले वोटिंग हुआ था। आपने गौर किया होगा कि मीडिया के जो जागरूकता अभियान हुए थे उसके कारण लोग दूर दूर से आए हुए थे। मुंबई से, दिल्ली से, यहाँ से पटना से लोग 2-2 दिन की 3-3 की सफर यात्रा करके आए थे वोट डालने के लिए। इसका सीधा क्रेडिट मीडिया को जाता है क्योंकि उन्होंने जो मेहनत किया है उसका सीधा प्रमाण ये हमें देखने को मिलता है कि लोग अपने कर्तव्य के प्रति, अपने ड्यूटीज के प्रति जागरूक हुए और अपना जो अधिकार था उसको निभाया और जो समाज के लिए जरूरी है उसमें अपना योगदान दिया। इसका सीधा सीधा क्रेडिट मीडिया को जाता है। दूसरा, हेल्थ अभियान। चुनना है या जो भी मुद्दे हैं, ये मुद्दे बेसिकली मीडिया द्वारा निर्माण किए जाते हैं और इन मुद्दों के चुनने में आज के डेट में इसके व्यवसायीकरण और टीआरपी की रेटिंग का बहुत अधिक योगदान होता जा रहा है, जिससे कि बचने की आवश्यकता मुझे व्यक्तिगत तौर पर महसूस होती जा रही है कि इस नैरेटिव जो बिल्ड होती जा रही है कि हम किन मुद्दों को लेकर के समाज में आगे बढ़े, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। जैसे कि अभी वर्तमान परिदृश्य में आप लोग सब नए नए वोटर्स हैं, नए नए लोगों ने वोटिंग की होगी, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि अभी वर्तमान में जो सामाजिक विषमताएं हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, या वर्तमान में जो हम लोगों के यहाँ जो चीजें हैं उन लोगों पर हम लोगों के बीच बहस नहीं हो रही है। और इस बहस नहीं होने का एक बहुत अहम स्तंभ हो, बिकॉज यू ऑल आर द पीपल जो मेरे हिसाब से एक नैरेटिव बनाते हैं जिस पर आम जनता चलती है। सो डेफिनेटली आप लोगों का दायित्व बढ़ जाता है कि इस नैरेटिव को बहुत पॉजिटिव और समाज कल्याण या देश बिल्डिंग के लिए आप लोग लेकर चले। बट थैंक यू बहुत बहुत।
लेकिन मैं अभी भी मीडिया को इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसमें काम करता हूँ, मैं तीनों से अव्वल मानता हूँ। जहाँ बोलेंगे टीआरपी और व्यवसायीकरण, अगर इस व्यवसायीकरण पर ध्यान नहीं दिया जाए तो जनसत्ता जैसे अखबार जो कि सरकार पर हमला करता था वो अखबार बंद हो गए। आज के दौर में व्यवसायीकरण भी एक अहम चीज हो गया है। जिस समय सर काम करते थे उस समय जिस संस्था में सर थे उर्दू अखबार में, तो सर पर एक पैसा भी खर्चा नहीं होता था। आज जो भी ऑफिस है, जो भी अखबार है, सब पे काफी पैसा खर्च हो रहे हैं। एक बोले मैडम सूत्र वाक्य यही है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर की एक पंक्ति और है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे। पार कर चुके हम वो आग का दरिया था, अब सामने गरजता है रेत का समंदर। जो पार कर चुके हम वो आग का दरिया था, अब सामने गरजता है रेत का समंदर। और अपने संघर्ष और अपने जो हम लोग जिस क्षेत्र में सक्रिय हैं उसके लिए कि जिंदगी क्या बड़ी मुझसे होगी, जिंदगी से बहुत ही बड़ा मैं। एक तरफ सारी दुनिया की तोहमत, एक तरफ अकेला खड़ा मैं, एक तरफ। हमारे मेंबर्स भी ऐसे चली यहाँ है। अली साहब नेक्स्ट ऑनर के लिए प्लीज आप आगे आ जाइए। सामने देखिए सर, सामने देखेंगे, सामने जरा देखिए। सर सामने आदत 3 रुपया 2 रुपया में अखबार पढ़ने की है, जबकि एक अखबार की वास्तविक कीमत 17 रुपया होती है। उस 17 रुपया के अखबार को आपको चाहिए 3 रुपया से 5 रुपया में, साथ में कुछ गिफ्ट भी चाहिए। कहाँ से आप खबर पढ़ पाइएगा? आपकी मनोवृत्ति ही नहीं है खबर पढ़ने की। आपको चाहिए जो विज्ञापन दाता जिस तरह का खबर दे रहा है वो आपको पढ़ना है। और टोटल जितना विज्ञापन मिल रहा है अखबार चलाने में, चूंकि 3 रुपए आप दे रहे हैं तो 14 रुपया वो विज्ञापन दाता दे रहा है। वो अखबार उसका है, आपका अखबार नहीं है, मेरा अखबार नहीं है। और टोटल 100% विज्ञापन में फिर 50% विज्ञापन केंद्र और राज्य सरकार का होता है। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हम सरकार के खिलाफ आपको खबर पढ़ा देंगे? क्योंकि वह विज्ञापन दाता है। अगर वह पैसा देना बंद कर दे, अखबार बंद। सामने देखिए, सामने सर जरा सामने, सर सर जरा सामने पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। पैंसठ दिन 24 घंटे 7 दिन की बात करें तो कंटिन्यूअस जो मीडिया कर्मी होते हैं वो सिर्फ मीडिया कर्मी होते हैं। उनके पीछे के दर्द के एहसास को आम जनता संभवतः बहुत कम प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो समझ पाते हैं कि उनकी एक अपनी भी जिंदगी होती है, अपना भी एक पारिवारिक जीवन होता है, एक सामाजिक जीवन होता है, एक दर्द होता है, एक जिम्मेवारी होती है। कहीं वे बीमार भी पड़ते हैं, कहीं वे हादसे के शिकार भी होते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जिस संस्था ने
आज के दिन उनके लिए कुछ घंटे दिया, उनको धन्यवाद। कॉलेज परिसर ने इसमें सहयोग किया, मुश्ताक साहब को धन्यवाद, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। और ऐसे ही मीडिया कर्मियों के बारे में लोग जानेंगे तो हम समझते हैं कि यह उनके प्रति एक सच्चा आदर होगा। वहीं उपस्थित प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के प्रमुख को क्लब के द्वारा सम्मानित किया गया। सत्य बोलने का अधिकार है। अगर सरकार के पक्ष में बोलते हैं तो उनको विपक्ष में भी हमें बोलने का अधिकार, और हम लोग बोलते हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है, जब एक पत्रकार खबर बनाने जाता है तो अपने घर से कंप्लीट अलग हो जाता है। उसके घर के गैस खत्म हो जाते हैं तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी गरीब के घर में अगर चूल्हा नहीं जलता है तो वो खबर बनाना महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार है लेकिन हमारे पास समय नहीं होता है, लेकिन अगर डीएमसीएच में कोई बीमारी से मर रहा, डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा, तो हम वहां पहुंचते हैं तो उसका इलाज संभव हो पाता है। ये हमारी प्राथमिकता है। तीसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि किसी भी संगठन ने, आज हम धन्यवाद देते हैं यूनेस्को क्लब को कि कम से कम इन्होंने पत्रकारों को इनकरेज करने का एक मौका दिया, और हम इसे निश्चित तौर पर अपने आप को इनकरेजमेंट महसूस करते हैं। लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा, उन तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को भी हम कहना चाहते हैं, हम आपके खिलाफ जो भी खबर होता है वो भी बनाते हैं और आपके सपोर्ट भी बनाते हैं। आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो हम बनाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि जो पत्रकार हैं उनके बच्चों को भी जो स्कूल में शिक्षा मिलती है तो उनको भी निःशुल्क होना चाहिए या 25% डिस्काउंट कम से कम होना चाहिए? ये नहीं हुआ आज तक। यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स का सपोर्ट में हम लोग खबर बनाते हैं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा। आज हमारे घर में कितने ऐसे बच्चे हैं जो बीमार हैं, कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये वास्तव में आज की समय की मांग है और इस पर सोचना पड़ेगा। अगर हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आपकी आवाज को बुलंद करते हैं, तो उनका भी दायित्व बनता है कि पत्रकारों को इसी तरह आयोजित कर सम्मानित करना, ताकि हम लोग और मनोबल के साथ आपके हित के लिए, आपके विकास के लिए काम करें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रोग्राम को प्रेस फ्रीडम डे के अवसर पर दरभंगा यूनेस्को क्लब ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया, आप सब इसमें पधारे, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और आपने अपने जो वक्तव्यों से हम लोगों को विभूतित किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। मैं सारे लोगों को तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। कि जो भूमिका होनी चाहिए एक प्रजातंत्र देश में, उस पर आपने हमारे बच्चों के विचार सुने और सभी जो लोग थे उनके विचार सुने आपने। और इस प्रोग्राम का एक खास मकसद ये था कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार हैं जो निष्ठा से समाज की सेवा कर रहे हैं, उनकी स्वीकृति भी हो, उनको हमको स्वीकार करना चाहिए। और इसी के लिए सम्मान सभा उन्हीं के लिए बुलाई गई थी और उसी में यह भी हुआ, चिंतन मंथन हुआ कि क्या पत्रकारिता आज उस सिमत में चल रही है जिस सिमत की धारणा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी, या फिर अन्य जो हमारे समाज सुधारक उन्होंने की थी, या एक प्रजातंत्र देश में जिसकी सीमा, जिन्होंने एक सीमा तय की थी पत्रकारिता क्या होगी, उस पर चिंतन मनन हुआ है। इस तरह से ये अगर देखें तो बहुत ही सफल कार्यक्रम है और यूनेस्को क्लब का ये जो फ्रीडम के अवसर पर दरभंगा यूनेस्को क्लब का ये चूँकि बहुत अभी खुली ही है, तो ये पहला कार्यक्रम था ये, जिसमें हम लोगों ने सोचा कि दिन रात जो मीडिया हमारे लिए काम करती है, जिनके लिए न दिन होता है न रात होती है, सुबह सुबह हमें अखबार मिलता है, सारे देश विदेश की जो है न्यूज़ हमें मिल जाती है, सारे जहाँ से हमें जोड़े रखती है जो मीडिया, आज उसके लिए हम लोग नाका नंबर 5 कोतवाली चौक पर 5 मई को नेशनल डेंटल हॉस्पिटल की शुरुआत होगी। इस बारे में हॉस्पिटल के डॉक्टर अरशद यूसुफ और डॉक्टर नाजिया आबदी यूसुफ ने पूरी जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल में कई आधुनिक सुविधा होगी, साथ ही मरीजों को ठहरने की सुविधाएं भी होगी। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने का मकसद ये है कि 5 तारीख को नाका नंबर 5 कोतवाली चौक पे एक नेशनल डेंटल हॉस्पिटल का आयोजन खोला जा रहा है, जिसमें डॉक्टर यूसुफ साहब
असद यूसुफ और डॉक्टर नाजिया अनवर, ये दोनों हैं जो उसमें करेंगे। असद यूसुफ साहब हमारे मामा के बच्चे लड़के हुए और ये इनके वालदा हुई। उधर मेरी मिसेस है, मैं हूँ और मेरी बेटी है। जैसे कि चौथे पिलर हैं तो आपके ज़रिए कुछ एक्सपोजर तो मिलना ही चाहिए और ये देखना है कि इन लोगों का काम अच्छा हो, आप लोगों का भी आशीर्वाद स्नेह मिले हमको और हमारे बच्चों को। मकसद इस पर है। आपके सामने डॉक्टर नाजिया, डॉक्टर नेशनल डेंटल हॉस्पिटल में सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल डिजिटल एक्सरेज, मॉडर्न सिटी स्कैनिंग, मॉडर्न एक्सरे यूनिट और हमारे यहाँ सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोविज़न है। विद इन 1 आवर हम सिंगल सिटिंग RCT कंप्लीट करके देते हैं पेशेंट को। और ओरल हेल्थ चेकअप प्लान्स हमने शेड्यूल किया है फॉर एवरी मंथ। हमने प्लान किया है कि 2 to 3 विजिट्स हम स्कूल या कोई सोशल एरिया में प्रोग्राम शेड्यूल करेंगे, जिससे हेल्थ अवेयरनेस कॉमन पब्लिक के लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए अवेयरनेस का एक प्रोग्राम हो। इससे जितना इम्पोर्टेंट हेल्थ चेकअप्स हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है कि डेंटल चेकअप भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अवेयरनेस पहुंचाने के लिए हमने डेंटल हेल्थ कैंप का ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे NGOs के थ्रू शेड्यूल करने का सोचा है। क्या नाम हुआ? डॉक्टर नाजिया। बहुत सारे इलाज पेशेंट तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो करने के डॉक्टर्स दरभंगा में अवेलेबल नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी डेंटिस्ट्री की, तो इसका हॉरिजॉन बहुत वाइड हो जाता है। तो उसको हम लोग कैसे समेटेंगे? उसको हम ऐसे समेटेंगे कि मेरा डिपार्टमेंट ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स है। तो जब हम डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स शब्द बोलते हैं तो ये बहुत आसानी से लोगों तक की बात अभी तक नहीं पहुँची। क्यों नहीं पहुँची? क्योंकि इस तरह के डॉक्टर्स अभी तक दरभंगा में कम है। जब हम ये कहते हैं कि ये एक डेंटल हॉस्पिटल है, ये डेंटल क्लिनिक नहीं है, तो ये हम कैसे एक जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मेरे सेटअप पे या हमारे सेटअप पे जो पूरे दरभंगा का सेटअप है, उसमें हर विभाग का अलग अलग डेंटल चेयर, हर विभाग के स्पेशलिस्ट ही काम करेंगे। तो जो आपने सर सवाल पूछा कि किस तरह से ये अलग है, ये इस तरह से अलग है कि डेंटिस्ट्री में जो और 9 डिपार्टमेंट होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जो 9 अलग अलग सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं, उसमें से 2 PG आपके सामने बैठे। ये नहीं है कि इलाज सस्ता मिले। गरीब की बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो गांव से 20 किलोमीटर दूर आता है तो उसको ये लगता है कि हम दिन भर खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, और कहीं हमसे ओवर चार्ज तो नहीं किया जाएगा, हमको चीट तो नहीं किया जाएगा। ये हम इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि हम भी जब दरभंगा के बाहर थे, ये तो मेरा चलिए नेटिव शहर है, लेकिन हम जब बाहर रहा करते थे, हमको जब खुद मेडिकल प्रॉब्लम हुआ करती थी, कोटा में थे, दिल्ली में थे, तो हम ये था कि हम जाए कहाँ, हम तो यहाँ किसी को नहीं जानते, हमको लोग चीट कर सकते हैं। तो हम ये पहले इंश्योर करेंगे कि उस सेटअप में वहाँ पे ठहरने का, एडमिट करने का, पेशेंट को रुकने का, वो सारा भी इंतजाम रहे, जो कि नॉर्मली एक डेंटल क्लिनिक में नहीं होता है। वहाँ पर एक पेशेंट को एडमिट करने की भी सुविधा रहेगी। और रही गरीबों की बात, तो पहली बात तो हमें ये गरीबों को समझाना पड़ेगा कि ये 2 मई को CBSE 12वीं के रिजल्ट में दरभंगा के डॉन बॉस्को स्कूल के 84% छात्र-छात्राओं ने बेहतर अंक लाकर अपनी सफलता हासिल किया। रिजल्ट आते ही छात्र-छात्राओं के चेहरों पर खुशी की झलक देखने को मिली। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर SAH आब्दी ने बताया कि परीक्षा में शामिल 48 छात्र-छात्राओं में 40 छात्र-छात्राओं ने अच्छे अंक लाकर सफलता प्राप्त की। 40 लड़के हमारे कामयाब हुए, 8 लड़के हमारे फेल हुए। हमारा जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 89% है, जो 10 बच्चों ने हासिल किया है। 86% हमारे 10 बच्चों ने किया है। 84% मार्क्स हमारे 5 बच्चों ने किया और 82% हमारे 5 बच्चों ने किया। 81% 2 बच्चों ने किया है। 80% और 2 बच्चों ने किया और 78% हमारे 2 बच्चों ने किया। टोटल हमारे 40 बच्चे हैं जो कामयाब हुए हैं और यकीनन ये हमारे स्कूल के लिए गर्व की बात है। मैं इसका श्रेय अपने स्कूल के तमाम शिक्षकों को, बच्चों को, उनके गार्जियन को देना चाहता हूँ। और इस तरह का रिज़ल्ट कहीं ना कहीं स्कूल को एक आत्मविश्वास देता है और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। वो बच्चे जो इसमें नाकामयाब हुए हैं वो मायूस ना हो, कल उनका भी दिन आएगा और वो बेहतर करेंगे और अच्छा रिजल्ट लाएंगे। और मैं आप लोग क्लास को क्या कहेंगे जी, आने वाले क्लास को ये कहेंगे कि अब CBSE के थोड़े तरीक़ेकार बदल गए हैं, नॉर्म्स बदल गए हैं। आपको अपनी पढ़ाई को करना होगा और पढ़ाई में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपना सेल्फ स्टडी ज़रूर कीजिए। आप अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, 4, 5, 3 ट्यूशन करते हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा। सेल्फ स्टडी करना है और 11th और 12th दोनों को लेकर चलें और बेहतर करें। हम समझते हैं कि एक अच्छा रिज़ल्ट है और ऑन दी होल
मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से भी अपने तमाम दरभंगा के स्कूल वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ अच्छे रिजल्ट के लिए, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी तरफ से जो सहयोग मिलता है और न्यूज़ जो आती है, इससे लड़कों का आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है और वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट करते हैं। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जिसमें उन्होंने बताया कि 6 छात्रों को 89%, 10 छात्रों को 86%, 10 छात्रों को 84%, 5 छात्रों को 82%, 5 छात्रों को 81%, 2 छात्रों को 80% एवं 2 छात्रों को 78% अंक प्राप्त हुए और उन्होंने विद्यालय का नाम रोशन किया। जिसमें सफल छात्राओं के नाम हैं मोहम्मद आकिब नाज़ीर, सोमनाथ झा, आदर्श कुमार, सुशांत कुमार, मोहम्मद मुस्तफ़ा अली खान, महलका आफरीन फातिमा, हिमांशु शेखर, रमसा सिद्दीकी, अमन मेहता, स्वाति कुमारी आदि छात्राओं ने अपनी सफलता हासिल की। इस मौके पर प्राचार्य ने सभी छात्राओं को सम्मानित किया। सीबीएसई ने 2 मई को 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। रिजल्ट जारी होते ही स्कूल प्रबंधनों एवं छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहीं जेसस एंड मैरी एकेडमी के छात्राओं ने जिले के टॉप 10 में अपनी जगह बनाई, जिसमें जेसस एंड मैरी के छात्र आदित्य कुमार ने विज्ञान संकाय में 96.6% लाकर अपने स्कूल एवं अपने परिवार का नाम रोशन किया। वहीं सिद्धि कुमारी कंडोई ने भी 96.2% लाकर सफलता हासिल की। वहीं भौतिकी के शिक्षक आदर्श कुमार के पुत्र आकर्षण ने विज्ञान संकाय में 95% लाकर अपने स्कूल सहित परिवार का नाम रोशन किया। आपको भी खुशी हो रही होगी। एक मिनट इधर, मैम इधर। All like this, man. Look like this. Victory. मैम। It is all your victory. हो गया? अब जाएगा बच्चा सर? जी। एक मिनट। एक बार। अभी आ जाइए। रेगुलर 2-3 घंटे पढ़ ले रहा था, मतलब एक कॉन्स्टेंटली माता पिता की भूमिका क्या है? बहुत ज़्यादा रहा। टीचर्स का सबसे बड़ा जो मार्गदर्शन हुआ वो मिला। हम लोगों को जो एक होना चाहिए गार्जियन के रूप में वो उतना ही तक हमने किया, उससे ज़्यादा नहीं। इसका खुद का अपना मेहनत ज़्यादा काउंट करता है। क्या कारण था सक्सेस करने में? पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है उसमें। टीचर्स का बहुत सपोर्ट किया, पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट किए, एग्जाम सब बहुत अच्छा है। कंटिन्यूटी और हार्ड वर्क, पेरेंट्स का, टीचर्स का सपोर्ट, इसी की सब वजह से हो पाया। कहा जाता है कि 12 घंटा पढ़ना चाहिए, 15 घंटा पढ़ना चाहिए, क्या कितना एक एवरेज? जी, घंटे से तो पढ़ाई नहीं होती है, इंटरेस्ट से पढ़ाई करना चाहिए, तभी आप एफिशिएंट पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम 8 आवर्स पढ़ना चाहिए। फिर भी फैमिली का हेल्प और खुद की मेहनत। रूटीन कैसे मेंटेन की? रूटीन ऐसा कोई बहुत फॉलो नहीं किया, फिर भी एग्ज़ाम के टाइम में था रेगुलर रूटीन। क्या कारण है? कितने घंटे पढ़ती थी और स्ट्रेटजी क्या था? घंटे काउंट नहीं किए, पढ़ते थे। स्ट्रैटेजी यही था कि जो वीकेस्ट पॉइंट है उसको ज़्यादा कवर करना, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था उस पर रिवीजन करते हैं।
स्ट्रैटेजी था कि एकदम से रेगुलर स्टडी करते रहना है और हार्ड स्मार्ट स्टडी करना है। घंटे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, कितने एफिशिएंसी से पढ़ते हैं और सिलेबस जो है उसको पूरी ध्यान में, सारे टीचर्स ने जो गाइडेंस दिए हैं उसको पूरा मानते हुए वर्ड टू वर्ड जो उसको फॉलो करते हुए पढ़ना, ये स्ट्रैटेजी। किसको श्रेय देंगे? सर मम्मी पापा और सर टीचर्स लोगों से। क्या तुम्हारा स्ट्रैटेजी था, कैसे सक्सेस कर पाए? डेट शीट लगाया तो उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाना, जिसमें टाइम था जिस सब्जेक्ट के बीच में उसको उतना कम पढ़े, जिसमें कम टाइम था उसको पहले पढ़ा गया था और एक एफिशिएंसी के साथ पढ़ा गया था। ये नहीं पढ़ा गया था कि मतलब 5 घंटा आज पढ़ना है, 6 घंटा आज पढ़ना है। एक मतलब टॉपिक वाइज और एक स्ट्रैटेजी बनाया था कि सब्जेक्ट में इतना आज कवर करना है, ये नहीं कि आज 6 घंटा बैठना है। रीज़न क्या रहा अपना सक्सेस का रीज़न ये ग्रुप डिस्कशन की, फ्रेंड सबसे टॉपिक डिस्कशन, फिर सैम्पल पेपर सॉल्व किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, तो उससे भी बूस्ट मिला थोड़ा कि आइडिया हुआ कि क्या करना है आगे। कैसा रूटीन तो तुम्हारा, किस तरह सक्सेस का ये रीज़न क्या था और कैसे रहा अपने? सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न होता है फोकस मुझे बहुत था अपने पढ़ाई के प्रति लगन था और मेरे माता पिता ने मुझे बहुत हेल्प किया अपनी पढ़ाई के प्रति फोकस्ड रहने में। यही कारण है कि मैं आज सक्सेसफुल हुआ। रूटीन कैसे मेंटेन करते थे, किस तरह? रूटीन ऐसा कोई फिक्स नहीं था। आपको जब पढ़ने का मन हो एक टॉपिक फिक्स कीजिए और उसको ख़त्म कीजिए, ये बजाय इसके कि आप घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं। किस तरह मेंटेन किया था अपने आप से? हम पेरेंट्स और टीचर्स का सपोर्ट था हमको ज़रूरत है और प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स बनाए और सब हेल्प भी किए हैं और थोड़ा सा स्टडीज़ पे कंसंट्रेट भी किए, फोकस भी किए, थोड़ा टाइम भी दिए। हर गार्जियन को अपने बच्चे की उपलब्धि पर बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं इसका अभिभावक और प्लस शिक्षक भी हूँ, इसलिए दोहरी मुझे खुशी मिल रही है। सहयोग करके टाइम पर इसको सब कुछ उठाना, पढ़ाई खुद, मेहनत खुद करते। और गार्जियन का जो रोल था उसमें है कि डिसिप्लिन सबसे पहली चीज़ है और अनुशासनात्मक ढंग से ही लोग पढ़ाई किया, पढ़ाई को समझा कि हमको अचीव करना है कुछ टारगेट। और सबसे बड़ा होता है फैमिली का भी एक स्कूल के माहौल के बाद, चूँकि वाइफ मेरी भी इंजीनियर ही है, तो उसका प्रॉपर गाइडेंस, कुछ अच्छे टीचर का सहयोग। कितना खुशी हो रही है अब? खुशी हम शब्द में नहीं बोल सकते। खुश तो हम इतना हो रहे हैं कि लग रहा है कि बहुत बड़ा चीज़ हो गया। अब आगे पूरी ज़िंदगी खुली है, अब आगे इन लोग को मैसेज है मेरा सभी बच्चों को कि कामयाब हो। तो वही दूसरी तरफ कला संकाय में अदिति कर ने 94.6% लाकर जिले के टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। साथ ही कुमारी सिमरन ने भी कला संकाय में 94.6% लाकर सफलता हासिल की। साथ ही साथ वाणिज्य संकाय में सृष्टि सिंह ने 94.4% लाकर अपने स्कूल एवं परिवार का नाम रोशन किया। गौरतलब कि सभी सफल छात्र छात्राओं को जसस एंड मैरी एकेडमी के प्राचार्य मधुरिमा सिन्हा ने मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। स्कूल एक आदमी का थोड़ी होता है, स्कूल मेरे बच्चों का है, स्कूल हमारे गार्जियंस का है, स्कूल हमारा है और सबसे पहले स्कूल एक अच्छी शिक्षा देने की जगह है। तो वो जो ये अचीवमेंट है वो हिम्मत दे देता है मेरे बच्चों का अचीवमेंट कि हम लोग और बेहतर काम करें और सच्चाई से काम करें और लगन से काम करें। तो अगले साल का फिर चैलेंजिंग क्या रहेगा, क्योंकि एक चैलेंज ही होता है ये इस तरह के जो 11th-12th के बच्चों को। अगले साल से तो हम बहुत सा और चेंजेस कर रहे हैं, मेरे बच्चों को हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो आगे के लाइफ में जो न्यू फैसिलिटीज़ आएंगी उसको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका प्रेजेंटेशन का तरीका बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको प्रोजेक्ट्स देते हैं, उनको हम पावर पॉइंट डिस्कशन चाहते हैं। तो बच्चे, हमारा स्कूल का मैनेजमेंट, बच्चे के माँ बाप और हमारे टीचर्स, इन चारों की मेहनत लगी है इस अचीवमेंट को पाने में। बच्चों ने रेगुलर पढ़ाई की और उस पढ़ाई को समझा, जाना और उसके माध्यम से उन्होंने आज साबित किया है कि वो लोग किसी भी क्षेत्र में अपने आप को आगे रख सकते हैं।
उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ यही कहना चाहूँगा, जहाँ पर भी जाएं, जिस तरह मिथिला में उन्होंने गौरव प्राप्त किया है, हर जगह हर क्षेत्र में गौरव प्राप्त किया है। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक आईवीएफ लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू सीबीएसई अप 10+2, न्यू दिल्ली। सीबीएसई नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा।